नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। वॉइस ऑन नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैंने पूरे डायलॉग मार दिए। अब जो डायलॉग में याद करके आया वो खत्म हो चुके हैं। तो चलिए बिल्कुल दिल से दिल के कनेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की पॉलिटी की क्लास, जिसको बोला जा रहा है क्लास के बारे में सर। जिसके बाद हम करते हैं विजयी भव सीरीज। विजयी भव सीरीज इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिल्कुल अलग लेवल की सीरीज होने वाली है। हर हर महादेव, ओम पार्वती पते हर हर महादेव। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, भवकाल पूरा जारी है क्योंकि इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। वी आर रेडी। चलिए अरे बोलो तो, अरे बोल तो रहे हैं ना भाई। कैसन बानी, मजा बानी, मजा आवत रहा कि नहीं। करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्ट होगा। फटाफट बताइए, स्टार्ट करें सर। मिर्जापुर से राम राम, दिल से राम राम। ठीक है चलिए। अरे भाई सारी क्लास ली है, हरियाणा फैक्ट्री अरा भाई सारी है क्लास ली है मैंने। थोड़ी सी क्लास की मना करे होता हम जीटीआरई की। ठीक है भाई, कल करा देंगे। अच्छा यहाँ पे आप बात को समझिएगा, क्या टॉपिक आपका चल रहा है मैं आपको बता दूं। इस सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। इस सीरीज का नाम आपको देखने को मिल रहा है, जिस सीरीज को कहा जाता है विजयी भव सीरीज। इस सीरीज का उद्देश्य आपको विजय श्री प्राप्त कराना है। विजयी भव सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज, और इस सीरीज का काम क्या है, आप सभी को विजय प्राप्त कराना। इस सीरीज का नाम क्या है सर? आप इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। ठीक है, यूपीएसआई के अंदर आप लोगों के कंधे पर 2 सितारे, आपने बहुत सुना होगा 2 सितारे, पर 2 सितारे अगर लोगे तो 2 कंधों पे आएंगे ना बे। दूसरे कंधे के सितारे अलग से थोड़ी लोगे। तो 4 सितारे बेसिकली आपको मिलेंगे, जो इसके माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट यहां पर स्टार्ट करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यूपीएसआई के अलावा यूपी कांस्टेबल के लिए भी, यूपी होमगार्ड के लिए भी, हालांकि इसके लिए अलग सीरीज भी आएगी। इसके अलावा आपकी लेखपाल के लिए और जितनी भी ऐसे एग्जाम हैं जो इसके अधीन आपको देखने को मिलते हैं, वो सब आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें हम क्लास को। अब यहां पर है आपकी, मैंने बता चुका हूं 30 डेज में आपका यह पूरा माहौल कट जाएगा। और आज है आपका कौन सा डे 5 आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। चीजों को स्टार्ट करत रहे भैया जी। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, जिसके अंतर्गत आप इस चीज को जान पाएंगे और चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चीजों को देख पाएंगे, जान पाएंगे। काजू खाते रहिए भैया, मैं तो यही कहूंगा, अच्छी चीज होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो भी बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर वो भी बता देंगे। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बगैर किसी परेशानी के। आज की क्लास का टॉपिक है यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और लैंग्वेज कमीशन के बारे में। ठीक है, चलो मैंने बताया क्या। अब टॉपिक आपको क्या देखने को मिल रहा है सर जी? आज की क्लास का टॉपिक क्या रहा? देखो, लाइक करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास को लाइक करते चलोगे तो मजा ही अलग आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर। टचवुड सर, ऐसा हो टचवुड भाई, कहां टच करूं मैं? खुद मेटल का, बोर्ड मेटल का, लकड़ी कितना लेके आऊं मैं? है हमारे पास। चलिए, हमारे पास एक टेबल है, इसको चेयर है। ठीक है, इसको मैंने टच कर लिया। टचवुड, आप सभी का सिलेक्शन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। टॉपिक है आज की क्लास का यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में अब चर्चा होने वाली है। तैयार हैं आप सभी? एक छोटी सी प्यारी सी बात आपके कान में कह देना चाहूंगा, जिस बात को आप समझिएगा। अरे ये तो मैं ही हूं। ओह अच्छा, क्लास ही मेरी है। तेरी की 64 लाइक है इस पे, क्या बात कर रहे हो? इसके अंतर्गत केवल 64 लाइक है, ये क्या बात कर रहे हैं? ये ज्यादा होनी चाहिए थी। फटाफट इसके बारे में हम बात करते हैं। एक बच्चा पूछा जीडी के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल, इस क्लास को आप जीडी के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब यहां समझिएगा, जो प्लेलिस्ट आपको यहां देखने को मिल रही है उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे बच्चे। प्लेलिस्ट को देख लेंगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो पहली वीडियो मैंने कराई, पहली वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया किस तरीके से आपको भारत के अंदर हमारे संविधान के एक्ट देखने को मिलते हैं, फीचर्स देखने को मिलते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। दूसरे में मैंने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई। तीसरे पार्ट के अंतर्गत मैंने आपको प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और उसके काउंसिल वगैरह इस सब को पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यूपीएससी की कंप्लीट पॉलिटी जो कल कराई थी, इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया किस तरीके से भारत के अंदर अन्य राज्य चल रहे होते, वो सब चीज पढ़ाई। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्शन कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में। ठीक है, और बहुत ध्यान प्रकार से इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी तैयार हैं? बहुत बढ़िया। लीजिए आपके समक्ष सवाल। पहला वाला सवाल ये रहा, निर्वाचन आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से की जाती है? जितने भी सवाल होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, हर एक प्रकार के होंगे। ठीक है, जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आदित्य सिंह राजपूत सर बताइए कि फैक्ट लिखना है या नहीं? सिर्फ क्वेश्चन ही फंसेंगे पेपर में भाई, इसके फैक्ट भी लिखते रहना। जो फैक्ट पढ़ाऊं कृपया करके लिखते रहना, बहुत जरूरी होंगे।
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट होती है? सारे आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेता हूं। आपको सबसे पहले समझना होगा सर भाग 15, भाग 15 में ही आपको देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर 329। मैं सबकी बात कर लेता हूं। 324 में आपको देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की भारत के अंदर एक चुनाव आयोग होगा जिसका काम क्या होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके सांसद, विधायक सबके चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। चुनाव आयोग का काम यह होता है कि वह चुनाव कराए, चुनाव के वातावरण को तैयार करे, चुनाव में निष्पक्षता रखे। यह एक प्रकार का किस प्रकार का निकाय है, जो बच्चा बता देगा मैं उसको अभी के अभी दरोगा घोषित कर दूंगा। मुझे बताइए यह किस प्रकार का निकाय है, किस प्रकार का निकाय है, किस प्रकार का निकाय है? इसके दो प्रकार मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं इसको दो जगह कैटेगराइज कर सकता हूं। 325 में बताया गया है कि जो आपकी जो लिस्ट बनती है, 325 में लिखा गया है कि भैया चुनाव आयोग के द्वारा जो सूची बनती है उसके अंदर जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों के मध्य किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, ठीक है, या किसी भी बेस के ऊपर कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं होगी, यानी उनको पूरा अधिकार होगा वोट डालने का। 326 के अंदर मैंने आपको बताया है, इसके अंदर वयस्क मताधिकार प्रणाली की बात की गई है जिसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बोला जाता है और इसी के अंदर वोटिंग राइट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें 329 के अंदर बताया जाता है कि चुनावों से संबंधित कोई भी अगर मामला है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करेगा, संसद के द्वारा ही चुनावी मामलों पर टिप्पणी की जाती है। कुछ बच्चों का कहना है सर यह संवैधानिक निकाय है। बात को समझना, यह किस प्रकार का निकाय है, यह किस प्रकार का निकाय है? सर अगर मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं कि निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक प्रकार का निकाय है, पहला तो पॉइंट ये क्लियर हुआ कि यह संवैधानिक प्रकार का निकाय है। कैसा? अरे भाई हो जा, धानिक प्रकार का निकाय है। संवैधानिक प्रकार का निकाय आपको देखने को मिल रहा है। कैसा? संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा ये क्वासी जुडिशियल भी है, ना कि सिर्फ संविधान बल्कि यह क्वासी जुडिशियल निकाय भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वासी जुडिशियल प्रकार का निकाय भी आपको यह देखने को मिल जाएगा, क्वासी जुडिशियल भी ये देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। इस सवाल का जवाब है एस्टैब्लिशमेंट 324 में ही होती है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। ये भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट होगा। कॉफी 14 का बहुत बहुत आभार। और डुगू नाम का जो छात्र है उन्होंने बहुत परफेक्टली इसका जवाब दिया था। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है? ये अर्ध न्यायिक आपका होता है। अर्ध न्यायिक का मतलब है इसके पास जुडिशरी की पावर भी देखने को मिलती है। ठीक है, जग्गा आपका स्वागत है। अगला सवाल, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको कौन देखने को मिलते हैं? इनके बारे में थोड़ा बताना। जो पहले इलेक्शन कमिश्नर हमारे देखने को मिलते हैं वो कौन है? देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? एलएस स्पीकर मुझे बताइए, लोकसभा स्पीकर कौन थे? पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? पहले राज्यसभा के चेयरपर्सन यानी सभापति कौन थे? चेयरपर्सन यानी सभापति कौन थे? पूछा जा सकता है पहले कैग कौन थे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? पूछा जा सकता है कि पहले कैग हो गया। पूछा यह भी जा सकता है कि सर पहले आपके जो हैं जिनको बोला जा सकता है बढ़िया तरीके से, अगर मैं बात करूं लोकसभा स्पीकर ये हो गया, या इसके अंदर मुझे ना एक टर्म आता है अटॉर्नी कौन थे? पहले अटॉर्नी आपको कौन देखने को मिलते हैं? और या फिर आपसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पूछे जा सकते हैं, वो कौन थे? तो सबके बारे में बात करता हूं, हर एक के बारे में। इसको ABCD करके आंसर आप दीजिए, A B C और D करके मुझे आंसर दें। इस सवाल का सही जवाब होगा सुकुमार सेन। परफेक्ट है। वर्तमान में आपको जो देखने को मिलते हैं, वर्तमान में 25वें नंबर के आपको देखने को मिलते हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश पाजी आपको देखने को मिलते हैं, ज्ञानेश कुमार। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होती है। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे। दूसरा है बाकी चीजों के बारे में। अगर हम सबकी बात करते हैं, जैसे अगर मैंने बात किया पहले लोकसभा स्पीकर आपको कौन देखने को मिले, पहले लोकसभा स्पीकर की अगर मैं चर्चा करता हूं वो आपको कौन देखने को मिलते हैं? जीवी मावलंकर। पहला सवाल हुआ जीवी मावलंकर। पहले राज्यसभा के चेयरपर्सन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली, कौन सी पल्ली? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर्स डे 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, पहले कैग आपको कौन देखने को मिलते हैं? वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति आपको वर्तमान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए
अगर हम बात करते हैं संजय मूर्ति आपको देखने को मिलते हैं, संजय मूर्ति वर्तमान में है। संजय मूर्ति कौन है? वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएंगे, वर्तमान में। लेकिन पहले नंबर पे कौन थे? ठीक है, अटॉर्नी बीवी आर वेंकटरमणी आपको देखने को मिल जाएंगे, आर वेंकटरमणी आपको देखने को मिल जाएंगे वर्तमान में। वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी, वेंकटरमणी आपको देखने को मिल जाएंगे, आर वेंकटरमणी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो एमसी शीतलवाड़ पहले कैग थे, एमसी शीतलवाड़ आपके पहले कैग थे, एमसी शीतलवाड़ पहले कैग आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये वी नरहरि राव आपको देखने को मिल जाएंगे। परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी होगी। आप सभी का परिणाम स्वीकार किया जाता है। क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैरेलल क्लास लेने की वजह से बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है। ठीक है तो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, रहा अगला सवाल। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं? हाउ मेनी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी देयर इन द इलेक्शन कमीशन बिसाइड्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा बाकी कितने लोग इसके अंदर हो सकते हैं? ठीक है, पीडीएफ आपकी अभी डल जाएगी, थोड़ी देर में सारी पीडीएफ डलेंगी। तो मैंने आपसे पूछा है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं? परफेक्ट सवाल है। सवाल का जवाब याद रखना, ये यूपीएससी 2017 का सवाल है 2017। आज टैग लगाना जो हमारे टाइपिस्ट जी हैं वो भूल गए हैं, तो मुझे खुद ही याद है तो मैं बताता चलूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया कि ओहो, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है बच्चों, ये एमसी शीतलवाड़ अटॉर्नी थे, वी नरहरि राव कैग थे, उल्टा लिख दिया गलती से। चलिए अगर हम बात करते हैं, अधिकतम 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, अधिकतम 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो यहां पर अपॉइंट हो सकते हैं बिसाइड इनके। ठीक है, 2 आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आता है? तो मुझे याद आती है, हालांकि बैच में तो मैंने पूरी कहानी सुना रखी है कि वीएस पीडी शास्त्री, वीएस सेकल, एसएस धनोआ, इन तीनों का केस क्या था। पीडी शास्त्री उस समय देखने को मिलते थे कि वह इलेक्शन कमिश्नर थे 1989 में। उनकी हेल्प के लिए उस समय राष्ट्रपति जी के द्वारा 1989 में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से एसएस धनोआ और जो वीएस सेगल को अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर 1990 में वो उनको रिमूव कर देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, राष्ट्रपति की बात अवहेलना हो जाती है। राष्ट्रपति इसी वजह से कह देता है कि अब हम इसको स्थायी तौर पर 3 सदस्यीय निकाय बना देंगे। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्शन कमिश्नर आपका बना, इलेक्शन कमीशन आपका बना, इलेक्शन कमीशन बना कब था? डेट बताओ, इलेक्शन कमीशन कब बना था? सर इलेक्शन कमीशन जो आपको देखने को मिला है वो वास्तविकता में देखने को मिलता है 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 में आपको यह देखने को मिला है, 25 जनवरी 1950 में देखने को मिला है। सर जब ये 25 जनवरी 1950 में आपको देखने को मिला तो इसी के बाद ये तब ये सिंगल मेंबर बॉडी था, सिंगल मेंबर बॉडी था, मेंबर बॉडी। ठीक है, आपने सुना होगा, आई थी सिंगल हाडी रे, अब खुआ खा होगी थाडी रे हरियाणवी गाना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फिर 1989 के अंदर आपको पता लगेगा कि यह राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा 3 सदस्य निकाय बन जाता है, ट्राई मेंबर बॉडी बन जाता है। क्या? ट्राई मेंबर बॉडी आपका बन जाता है, ट्राई मेंबर बॉडी आपका यह बन जाता है। तो जब ये ट्राई मेंबर बॉडी 3 सदस्यीय निकाय बनता है, कब? 1989 में ट्राई मेंबर बॉडी बनता है, लेकिन फिर ये टेम्परेरी तरीके से बना था, टेम्परेरी यानी अस्थायी प्रकार से बना था। 1990 में पुनः ये सही हो गया, लेकिन स्थायी तौर पर कब बना? स्थायी तौर पर ये 1993 में बनता है ट्राई मेंबर बॉडी। ठीक है, आई होप आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से कैसे हटाया जा सकता है? हाउ कैन ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? आप इनको कैसे हटा सकते हैं बताइए। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, महाभियोग द्वारा, लोकसभा के साधारण बहुमत से। इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है जो इनके रिमूवल के बारे में चर्चा करता है? व्हाट कैन बी द रिमूवल प्रोसीजर जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटा सकता है? इस बारे में आप मुझे बताएंगे। सवाल नंबर 5 आपको यह देखने को मिल रहा है। तगड़े तरीके से आप इसका आंसर करेंगे सो दैट कि आपको कोई इश्यू भी ना आए, बगैर परेशानी के इसके अंतर्गत आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फटाफट बताओ। बच्चों को इसमें इश्यू रहता है। ठीक है, उन्नाव से नाम स्वीकार किया जाता है। हिमाचल शुक्ला जी, आप उन्नाव से हैं, आपका नाम हिमाचल है, कमाल की बात है।
उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा जानते हैं आप। एक बच्चा कह रहा है पीपीटी से पढ़ाओ, पीपीटी से चिल्ड्रन पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझिए। बच्चों को लगता है कि राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। इसको हटाए जाने के लिए वही प्रक्रिया यूज की जाएगी जिसके अंतर्गत बाई इम्पीचमेंट सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। एक बच्चा पूछ रहा है जिसका नाम है, जो रोज पूछता है, इट्स आफ्ताब, क्या भौकाल जारी है? भौकाल आज भी जारी है क्योंकि सिलेक्शन की आपकी बारी है। भौकाल नहीं थम सकता, ये वक्त नहीं थम सकता, थम नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन करा के जाएंगे। तो मैंने बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इसके लिए आपकी जो जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? ये आर्टिकल 368 की क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। ठीक है शर्मा जी, आगे बढ़िए। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कैसे होता है? Who determine the service condition in the tenure of election commission? इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल 6 वर्ष, 65 वर्ष, 5 वर्ष, 25 वर्ष, जितना भी है, इसको निर्धारित करने का जो तरीका है वह किसके पास आपको देखने को मिलता है कि इन मेंबर्स का या बाकी सदस्यों का जो कार्यकाल निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? इसके बारे में आप बिना किसी परेशानी के मुझे बताइए, आसान हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो 6 वर्ष तक का टेन्योर आपको देखने को मिलता है, परंतु यह निर्भर किस पर करता है? सर ये निर्भर किस पे करता है? याद रखना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन पार्लियामेंट। ये 329 में ये बात स्पष्ट की जाती है कि पार्लियामेंट के ऊपर ये निर्भरता है, यह किस प्रकार से चलेगा। 665 वर्तमान में कंडीशन जो है, जो वर्तमान में कंडीशन है वो 6 इयर्स या 65 इयर्स आपको देखने को मिलती है। ये 65 इयर्स जो भी पहले हो जाए वो आपको देखने को मिलती है, बट कंडीशन इसके अंदर जो भी होगी वो पार्लियामेंट पर निर्भर करेगी। पार्लियामेंट पर निर्भर करेगी, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पे। क्यों? अबे इच्छा मृत्यु थोड़ी प्राप्त है इनको, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, याद रखिए, याद रखो, खींच के रखो काम। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग नहीं करता? बताइए, निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है? इस बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? कीप स्माइलिंग मेरे लाल, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए। सर मैं आपकी क्लास होम थिएटर पे सुन रहा हूं, पड़ोस वाले सोच रहे हैं कौन बोल रहा है, होमगार्ड की तैयारी कर रहा है लगता है। मेरी आवाज सुन के वो सोच रहे हैं कि तुम दरोगा बनने वाले हो। अब आप उनको समझा दीजिए कि पड़ोसियों तैयार रहना सदमे के लिए, अब लौटूंगा दरोगा बन के। जाओ कह दो, जाओ कह दो उनको। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ये इसके कार्यों का उल्लेख आपको कहां देखने को मिलता है? यानी उल्लेख जो देखने को मिलता है निर्वाचन आयोग के कार्यों का, वो किस आर्टिकल में है? पॉइंट ये है सर, मतदाता सूची तैयार करना काम है, ये 325 में है। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी इसी का काम है। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन, डिलिमिटाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिक्सिंग द डेट ऑफ इलेक्शन, ये भी नहीं कहा। सर निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन अगर हम बात करते हैं, जो डिलिमिटाइजेशन आपको जो देखने को मिलता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह इनके द्वारा नहीं होता, यह डिलिमिटाइजेशन कमीशन अलग बनते हैं, यह उनके द्वारा होता है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आपके देखने को मिलते हैं परिसीमन आयोग के द्वारा। इसके लिए आपका परिसीमन आयोग अलग काम करता है। परिसीमन आयोग इसके लिए अलग से काम करता है। परिसीमन आयोग इसके लिए अलग से काम करेगा, जो चर्चाएं कर रहा होता है। परिसीमन आयोग इस पर अलग से काम कर रहा होता है। खींचो मीटर, 300 के पार चलते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो चलो चलो, समझना इसके बारे में। अच्छा, बात को थोड़ा और समझाता हूं। यह उल्लेख 324 आर्टिकल में देखने को मिलता है। मतदाता सूची तैयार करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यह 325 में लिखा हुआ है। ठीक है सब इंस्पेक्टर जी, आगे हम बात करते हैं। मॉडल आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रकृति क्या है? पहली बार कब और कहां पर लागू हुई थी? पहली बार कौन सी लोकसभा चुनाव में लागू हुई थी? सर जी यह किस प्रकार से है? क्या यह एक मोरल इफेक्ट है या कैसा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सर अगर हम बात करें चुनाव से पहले, ताकि चुनाव प्रभावित ना हो, जो बलपूर्वक पार्टी है या बलपूर्वक कोई भी नेता है वो गलत तरीके से फायदा लेकर अपने आप को जिता ना ले, इस तरीके की चीजें आपके यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलो परिसीमन आयोग क्या होता है यार? परिसीमन आयोग का काम होता है, जैसे मान के चलिए ये आपको देखने को मिल गया, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, तो इसके अंदर कितने 403 सीट है विधानसभा की, सीट्स है विधानसभा की। तो ये जो सीटें हैं ये कहां से कहां तक विस्तृत होंगी?
कि एक सीट ये होगी, एक सीट ये होगी, एक सीट ये होगी। इसको देखने के लिए आपका परिसीमन आयोग बनता है, डिलिमिटाइजेशन कमीशन बनता है। इसके लिए उल्लेख भी है, आर्टिकल 82 में इसका उल्लेख भी किया गया है, आर्टिकल 82 में इसका उल्लेख भी किया है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, अरे लेखपाल का बैच मैं फ्री कर रहा हूं यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मुझे बताइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका किस वर्ष आया था, पहली बार कहां लागू हुआ? तो प्रथम बात ये केरला में लागू होता है, पहली बार केरला में लागू हुआ, पहली बार केरला में लागू होता है। पहली बार कहां लागू हुआ बच्चे? पहली बार केरल में लागू हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैं बता रहा था कि इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या इसके अंतर्गत आपकी ना हो जाए, इसलिए आपको ये देखने को मिलता है। क्या संविधान में इसका कोई डिस्कशन है? नोप, इसका कोई डिस्कशन नहीं है। इसका कोई भी डिस्कशन आपको संविधान में देखने को नहीं मिलता। संवैधानिक नहीं है, केवल नैतिक बल है, केवल मोरल फोर्सेज आपको देखने को मिलता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब यह यूज होता है रब आई 1969 में, यो आपको यूज इसका देखने मिलता है। ठीक है, 1969 में इसका यूज आपको देखने मिलता है। पहली बार आपको 1960 में आपको देखने को मिलता है केरल में। लेकिन अगर मैं बात करूं जो अपनी लोकसभा आपको देखने को मिलती है 1970 के अंदर, जो लोकसभा इलेक्शन आपके हुए थे, लोकसभा इलेक्शन आपके हुए थे, इसके अंदर पहली बार इसका प्रयोग किया गया। इन्हीं चुनावों में इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा था कि इंदिरा गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ठीक है, यह आपको यहीं पर आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रशांत दरोगा जी भी क्लास के अंदर आ जाए हुए हैं, जो अनुपम के मित्र हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1969। ओके है, हाँ 1969 में अनाउंस होता है, 1969 में हुआ था अनाउंस फॉर लोकसभा, अनाउंसमेंट फॉर लोकसभा होती है, फॉर लोकसभा। अब कुछ बच्चे सही कहेंगे कि 1960 में तो केरल में इलेक्शन ही नहीं हुए, तो केरल के अंदर इलेक्शन आपके कब होते हैं? केरल के अंदर इलेक्शन होते हैं 1962 में, उसके अंदर ये प्रयोग किया गया था। 60 में अनाउंस हुआ था कि केरल में इसका यूज किया जाएगा। अब वो छोटी छोटी बारीक बात पता है मुझे, क्या बात कर रहे हो तुम? पॉलिटी मैंने पढ़ी नहीं है, जी है मैंने पॉलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा किस प्रकार से मिलता है? टोटल सीट्स का 2% इनको चाहिए, इनको चाहिए कि टोटल सीट्स का 2%, सीट्स का 2% इनको चाहिए, टोटल वोट का 6% चाहिए, टोटल वोट्स का 6% चाहिए, टोटल वोट्स का चाहिए 6%, सीट्स का 2% चाहिए, टोटल वोट्स का चाहिए इसके अंदर 6% आपको देखने को मिलता है, और मिनिमम 4 राज्यों में 60 गांठ होनी चाहिए। मिनिमम 4 राज्यों में 60 गांठ होनी चाहिए तो ही काम ये हो पाएगा। पहले यह कंडीशन 3 राज्यों तक सीमित थी, परंतु धीरे धीरे बढ़ती हुई पार्टियों के कारण इसको 4 राज्य तक विस्तृत कर दिया गया है। ये शर्तें आपको देखने को मिलती हैं, टोटल सीट का 2%, वोट का 6% और एटलीस्ट 4 राज्यों में इसका उल्लेखीकरण होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं। जोरदार खींचोमीटर नोटा, यह आपका किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया था? नन ऑफ द अबव आपको देखने को मिलता है। यानी चुनाव के अंदर मान के चलिए हमारी क्लास में से कुछ बच्चे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ यश शर्मा आपके जाते हैं, चुनाव के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और चुनाव यश शर्मा के आगे इनके प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं, जिनका नाम आपको देखने को मिलता है अनूप। अनूप पाजी आपको देखने को मिल गए। इनके चुनाव के प्रतिद्वंद में एक महिला खड़ी हो जाती है, जिन महिला का नाम हम क्लास में से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया निक्की, निक्की आपका यहां पर ले लिया गया, और एक डुग्गू नाम भी हम यहां पर ले लेते हैं, और इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम हम यहां पर और ले लेते हैं जिसका नाम है आशीष। आशीष आशीष भी हमने यहां पर ले लिया। अब लेट सपोज ये सारे के सारे लोग हैं, चुनाव में कंटेस्ट करते हैं। अब वोट डालने के लिए यहां पर जाती है कौन? यहां पर वोट डालने के लिए एक बहुत जोरदार आदमी हमारा जाएगा, जिस व्यक्ति का नाम आपको देखने को मिलेगा योगेश पाजी। योगेश कुमार चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं। योगेश ने अक्सर कहा कि यश को वोट डाल दी तो ये मोहल्ले में नहीं जीने देगा, अनूप को अगर मैंने वोट डाल दी, अनूप आदमी ठीक नहीं है, महिला को मैं वोट डालूंगा नहीं। ठीक है, बचा आशीष। आशीष को वोट डाल के होगा क्या? इस वजह से लोगों को लगा हो सकता है कुछ ऐसे भी स्थान हो सकते हैं जिसके अंतर्गत कुछ लोग किसी को भी वोट डालना ना चाहे। ठीक है, तो ये तेरी वोट तू तेरे पास रख, तेरी वोट तू तेरे पास रख, नोटा का ऑप्शन भी दे दिया गया कि तेरी वोट तेरे पास रहेगी। तो मैंने ये क्यों कहा कि तेरी वोट तेरे पास रहेगी, तेरी वोट तेरे पास रहेगी, तो तेरे पास ऐसे रहेगी। 2013 आपको देखने को मिलता है
दिस इज कॉल्ड एज निमोनिक। ठीक है, चलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। जब किसी को भी वोट ना डालनी हो तो नोटा पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगला सवाल, निर्वाचन आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के अलावा इनको कौन हटा सकता है? ये भी बढ़िया है। अगर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा बाकी लोगों की हम बात करते हैं तो इनको कौन हटा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, कौन इनको हटा सकता है? बहुत बढ़िया। दो आपको देखने को मिलते हैं, दोनों जनों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब बच्चे यहां पर दोबारा से गलती करेंगे, जैसा कि मुझे पता है आप फिर गलती करोगे। एक बच्चा कह रहा है कमल, कमल का नाम पहले लोटस था। हमारे क्लास में जो कमल है इसका नाम पहले लोटस था। फिर इसके घर वालों ने इसको मल मल के पीटा, क्योंकि दरोगा की तैयारी कहीं और से कर रहा था, मेरी क्लास में लेट जुड़ता था। इसी वजह से इसका नाम अब कमल हो गया। ठीक है, लोगों को लगता है कि संसद द्वारा महाभियोग लग सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, इम्पीचमेंट का प्रोसेसर आर्टिकल 61 में बताया गया है और ये केवल और केवल राष्ट्रपति के ऊपर लागू हो सकता है। इसको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर छोड़ देता है। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के कहने पर इनको हटाया जा सकता है। यूपीएसआई 2021 का सवाल है। अब मैं आपको यूपीएसआई 2025 का एक सवाल पूछ लेता हूं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया जाता है? आप मुझे बताइए, ईवीएम के अंतर्गत ईवीएम का प्रथम प्रयोग किस देश में किया गया? प्रथम प्रयोग किस देश में किया गया? किस देश में इसका पहला प्रयोग किया जाता है? भारत के अंदर किस लोकसभा के चुनाव में इसका पहला प्रयोग किया गया था? यह भी मुझे बताना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो वीवीएम की चिट होती है, इनकी लिमिट क्या होती है? एक ईवीएम मशीन की लिमिट आपकी कितनी रखी गई है? ईवीएम मशीन की लिमिट कितनी होती है? ईवीएम कई सारी मशीनें जाती हैं, तो एक ईवीएम मशीन की लिमिट कितनी होती है? ठीक है, अब इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे, ईवीएम मशीन के बारे में, कि यह आपको कब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिना किसी परेशानी के मुझे बताओ। सर जी, ट्रायल बेसिस के तौर पर। ठीक है, चलिए कमू भाई, 1982 में इसको ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट किया गया था। ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट किया गया था। ट्रायल बेसिस पर कहां स्टार्ट किया गया था? केरला सर, 100% लिटरेसी सर। 1989 में गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव, 1989 के अंदर गोवा के अंदर, गोवा में विधानसभा चुनाव आपको देखने को मिले थे। विधानसभा चुनाव आपको देखने को मिल जाएंगे, विधानसभा। और इसके बाद 2004 के चुनाव में पूरी तरीके से यूज किया गया था। ठीक है, 2004 के चुनाव में हर जगह यूज किया गया। 2004 में लोकसभा में, 2004 में लोकसभा में इसको यूज किया गया था। एलएस लोकसभा में इसको यूज किया गया। क्लियर है? चलिए, दूसरा अगर मैं बात करता हूं, लिमिट इसकी होती है 2000 इसकी लिमिट होती है। पहला प्रयोग यूएसए ने किया था। क्या आप खुश हैं? इस प्रकार की बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। सर जी, चंबल की घाटी से अमन, अवधेश बाघेल, निर्वाचन आयोग के द्वारा दल बदल मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? दल बदल के मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? अवधेश बाघेल। इसका जवाब आप मुझे देंगे कि दल बदल का मामला आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर यह किसके पास आपको क्षमता देखने को मिलती है? इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। इसके लिए आपको देखने को मिलता है, ये सवाल यूपीएसआई 2025 की परीक्षा में है, जो कि मार्च 2026 में होना है। ये सवाल आके रहेगा। इस पेज पे लिखी हुई कुछ बातें होंगी जो पेपर में आएंगी ही आएंगी। देखो, अगर मैं बात करता हूं दल बदल का मामला, आपको देखने को मिलता है डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन लॉ आपको देखने को मिल जाता है। कहां पर देखने को मिलता है डिफेक्शन लॉ? मतलब डिफेक्शन लॉ आपको देखने को मिलता है हमारी अनुसूची, कौन सी सूची? अनुसूची 10 में आपको डिफेक्शन लॉ देखने को मिलता है। सर ये तो तगड़ी बात कर दी आपने। मैं कहा अच्छा जी, और क्या मार्ट सब, आपने तो लेवल काट दिया कति। अब दूसरी बात हम बात करते हैं, दल बदल का कोई भी मामला होता है, क्या उस पर निर्वाचन आयोग सिफारिश कर सकता है? नो सर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर किसी सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है राष्ट्रपति के कहने पर। आर्टिकल 103 में इसका जिक्र भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा सदस्य की सदस्यता रद्द करना, आग्रह पर प्रेसिडेंट द्वारा सदस्यता रद्द करना, प्रेसिडेंट द्वारा सदस्यता रद्द करना। लेकिन बच्चे, दल बदल हुआ है या नहीं हुआ है, यह निर्भरता सदन के व्यक्ति पर होती है। ठीक है, यह निर्भरता सदन के पीठासीन अधिकारी पर होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस पर आपको देखने को मिलती है, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दल बदल में आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर होगा सदन के पीठासीन अधिकारी।
सदन के पीठासीन अधिकारी आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। परफेक्ट आंसर यही है। ठीक है, सीधे तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, चलो जी, जो बच्चे पूछ रहे हैं इसकी थ्योरी कब आएगी, कुछ दिन आप प्रतीक्षा करिए, 1-1.5 सप्ताह, इसकी थ्योरी आने वाली है। पहले वो एसएससी वाला बैच एक बार लॉन्च हो जाएगा मेरा, उसके बाद में इसके लिए थ्योरी लेके आऊंगा ही आऊंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी वो होगी कि एसएससी के बच्चे भी मुड़ मुड़ के देखेंगे, मुड़ मुड़ के देखेंगे। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल ये रहा, निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यपाल किसे अयोग्य घोषित कर सकता है? निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसे अयोग्य घोषित कर सकता है? बहुत तगड़ा सवाल है ये तो। अभी बाबू मैंने आर्टिकल 103 बता दिया आपको। ठीक है, प्रयागराज की धरती से प्रणाम करे हैं सुनील, कैसन बानी, मजा बानी कि नहीं, महिला मित्रन आपकी आपसे बात करतवा कि नहीं? सर ये सही में आप ये 800 रुपए की 800, भाई यार अपने पास है पैसे लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि पैसे कमाना कभी उद्देश्य नहीं रहा। आपको एक भी बार आप मुझे बताओ, क्या कभी मैंने आपसे कभी ये कहा होगी भाई आप ये पैसे खर्च कर लो, या कभी आपको पागल बनाने की कोशिश करी हो किसी वीडियो में, फर्जी वीडियो डाली हो, बार बार नोटिफिकेशन फेक डाले हो, फालतू के थंबनेल डाले हो, कभी डाले? यार भगवान के पास मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। भगवान ने अगर वहां जाके मुझसे पूछा कि कितने बच्चों को परेशान करा, कितने बच्चों का पागल काटा, तो भगवान से मैं क्या कहूंगा, मैं क्या उनको जवाब क्या दे पाऊंगा? ठीक, तो तल देंगे भाई मुझे। ठीक है, तल देंगे भगवान जी मुझे। कहेंगे कि इसको 2 बार कढ़ाई में एक्स्ट्रा डालना, बहुत बोल रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, निर्वाचन आयोग जो आपको देखने को मिलता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव सदस्यों की सदस्यता रद्द करा देता है। इनको बोलते हैं सांसदों की या विधायकों की सदस्यता का खात्मा जो होता है वो यहीं से कराया जाता है। इनके बारे में आप याद रखिएगा। राजनीतिक दलों की सदस्यता रद्द निर्वाचन आयोग स्वयं करता है। मतदाताओं की सदस्यता रद्द नहीं होगी। कैंडिडेट्स की वरीयता को रद्द करने की क्षमता केवल और केवल हमारे इलेक्शन कमीशन के पास ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखो, कैंडिडेट ऑफ लोकसभा आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूं कि यूपी पीएससी में एक सवाल आ गया। सवाल बहुत लल्लू था। पूछा गया था लोकसभा में मतदाता न्यूनतम उम्र क्या है? मतदाता न्यूनतम उम्र क्या है? न्यूनतम उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र क्या है? ये उसमें लिखा हुआ था। तो बच्चों ने क्या आंसर करा कि लोकसभा, देखा अंधों की तरह 25 आंसर कर दिया। 25 आंसर था ही नहीं। आप खुद बताओ क्या 25 आंसर है क्या इसका? देखो मेरे लाल, कर दो कमाल। करेक्ट आंसर की हम करते हैं बात। देखो जी बच्चा, खुर्जा से बुलंदशहर कर रहे हैं नितिन जी। ठीक, बात को समझो। करेक्ट आंसर होगा इसका 25 ईयर्स। क्यों? क्योंकि बाबू यहां पर बात की गई है कैंडिडेट की। कैंडिडेट कौन होता है? उम्मीदवार होता है। उसके लिए आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। मतदाता न्यूनतम आयु होता तो 18 वर्ष आपको देखने को मिल जाता। यह आपको 18 ईयर्स आपको देखने को मिल जाने वाला था। यह आपको 18 ईयर्स देखने को मिल जाने वाला था। इसके बारे में भी आप चर्चा कर लेंगे। दैट वाज 18 ईयर्स जो आपको यहां से देखने को मिलने वाला था। याद रखोगे? शाबाश, वेरी गुड। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि पीएम बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? पीएम के लिए मिनिमम एज क्या है? पीएम के लिए मिनिमम एज आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम एज क्या आपको देखने को मिलेगी? ये सवाल 2 तरीके से आ सकता है, केस 1 केस 2। केस 1 में मैं बात करता हूं, केस 1 कुछ और कहेगा और केस 2 कुछ और कहेगा। केस 1 कहता है कि मिनिमम एज आपको बतानी है। केस 1 के अकॉर्डिंग बात करूंगा। केस 1 में एज दी हुई है आपकी 25, 30, 35 और 40। 35 और 18। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं 30, 18, 35 या 65। तो दोनों में ही मुझे बताइए, दोनों ही सवाल आने योग्य हैं। देखो, अगर केस 1 में मैं बात करता हूं कि पीएम बनने के लिए मिनिमम एज, ये 35 कौन कह रहा है? बेटा बहुत मारूंगा, हीरो मत बनो, मत बनो। ठीक है, चलिए सर, यंगेस्ट पुष्पेंद्र सर। यहां देखिए, अगर हम बात करते हैं पीएम के लिए जो मिनिमम एज आपको देखने को मिलती है, यहाँ 25 वर्ष करेक्ट आंसर होगा, यहाँ 30 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। यहां पर पहले वाले केस में वो बताना चाहता है कि जो पीएम है वो लोकसभा से है, दूसरे में बताना चाहता है कि पीएम राज्यसभा से है। तो पीएम का चयन दोनों ही जगह से हो सकता है। पीएम का चयन दोनों ही जगह से हो सकता है। इसका कारण क्या हुआ कि सर
मिनिमम एज का क्राइटेरिया 25 और 30 दोनों पे लाई करता है। अगर वो राज्यसभा से है तो 30, अगर वो लोकसभा से है तो 25, दोनों करेक्ट है। यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुष्पेंद्र सरोज, वाह वाह वाह। आगे हम बात करते हैं, लीजिए अगला सवाल। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु मैं बता चुका हूं 30 वर्ष है। अच्छा, ये सब बातें तो चल रही हैं, अब बातों ही बातों में, रातों ही रातों में मुझे आप ये बता दीजिए आर्टिकल कौन सा है। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा बताता है, जो बताता है कि एक राज्यसभा का कैंडिडेट बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, जैसे आप बन सकते हैं। ठीक है सर, जैसे इंदिरा गांधी बनी थी, बहुत बने थे बाबू, इंदिरा गांधी राजीव गांधी दोनों राज्यसभा से थे। ठीक है, अपने मनमोहन जी भी तो वहां राज्यसभा से थे। तुम्हें लगता है मनमोहन जी लोकसभा का इलेक्शन जीत पाएंगे? नहीं, जेन्युइनली बताओ, नहीं जीत सकते। लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए बोलना आना चाहिए आपको, और बोलना नहीं, भौकाल मचाना आना चाहिए आपको। आप ऐसा बोलेंगे आगे वाले व्यक्ति के सर से आसमान और पैरों से जमीन दोनों पलट जाए, तो आप जीत सकते हैं लोकसभा का चुनाव। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं सत्तू मेरे भाई, कैंडिडेट बनने के लिए आर्टिकल है आपका 83, जिसमें इसकी चर्चा की जाती है, कंडीशंस टू बी द सांसद, कंडीशंस टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में चर्चा की जाती है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है 30 इयर्स, 35 इयर्स आपको देखने को मिलते हैं गवर्नर के लिए, 35 ईयर आपको देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए यही एज क्राइटेरिया है, 83 आर्टिकल के अंदर ये दिया गया है। ठीक है चलो अगला सवाल, निर्वाचन याचिका इलेक्शन पेटिशन कहां पर दायर की जा सकती है? इलेक्शन पेटिशन फिल किया जा सकता है, यह कहां पे फिल किया जाएगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए। इलेक्शन पेटिशन कहां पर फिल किया जा सकता है, बिना परेशानी के आप मुझे थोड़ा सा बताइए। ठीक है, इलेक्शन पेटिशन आपका कहां फिल किया जाएगा, इसमें आंसर में कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलिए फटाफट मुझे बताइए। ठीक है चलिए, मोदी जी लोकसभा से हैं, अबे जो विधानसभा सीट है, जो लोकसभा सीट है वाराणसी है उनकी। ठीक है चलो जी देखते हैं। सर निर्वाचन याचिका इलेक्शन पेटिशन कहां दायर किए जा सकते हैं? सर इलेक्शन पेटिशन आपके जो फाइल होते हैं, ठीक है, वो आपके हाई कोर्ट में फाइल हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कैन बी फिल्ड इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाते हैं इलेक्शन पेटिशन, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली कहां दायर किए जा सकते हैं, तो डायरेक्टली आप इनको हाई कोर्ट में ही दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी जा सकते हैं। बट मेजरली जब ये आयोग में आया था, ठीक है, ये स्टेट के अकॉर्डिंग आया था यार, ये राज्य के अकॉर्डिंग आया था, तो राज्य के अनुसार यार हाई कोर्ट था आंसर। इलेक्शन पेटिशन होते हैं तो ये राज्य के अकॉर्डिंग आपके कहां दाखिल हो सकते हैं, हाई कोर्ट में हो सकते हैं। बट यार अगर मैं इसके मेजर क्वेश्चन की बात करूं, ये बुक के अकॉर्डिंग तो इस तरीके से, बुक में तो दिया हुआ है ये, बट अगर मैं इसको समझाऊं कि इलेक्शन पेटिशन आपके कहां दायर हो सकते हैं, तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपका कहां दायर होगा, तो सर तब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर विधायक यानी एमपी या एमएलए का केस होगा तो ये कहां जाएगा, इस प्रकार के केस में कहां जाएगा, तब जाएगा इलेक्शन कमीशन में। एक राज्य के चुनावों में निर्वाचन याचिका दायर होगी, वो होगी हाई कोर्ट। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से काम करता है। ठीक है चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर जोर दिया था? कहा था कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होना चाहिए, कि निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है, ठीक है चलिए, जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में आपसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि इसकी स्वतंत्रता पर जो जोर दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा। केशवानंद भारती का केस जमीनी मामले, फंडामेंटल राइट्स और हमारी प्रस्तावना, इनसे रिलेटेड काम करता है। परंतु अगर मैं यहीं पर बात करता हूं, टीएन शेषन का जो केस था, जो यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट था, टीएन शेषन केस अगेंस्ट द यूनियन इंडिया, ये आपको कहां देखने को मिलता है, ये आपको यहीं देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर आपका टीएन शेषन का केस है। ठीक है चलिए, सर मैं आपका पुराना चेला हूं, पहली बार आपसे लाइव पढ़ रहा हूं, हिमांशु यादव। कैसन बा यादव जी, मजा बानी के नहीं? ठीक है ठीक है चलो, करेक्ट आंसर आप याद रखना, टीएन शेषन बनाम भारत संघ, करेक्ट लेवल पर आपको याद रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज करता है किस चीज पर, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पर, तो टीएन शेषन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टीएन शेषन का केस है। राम राम भाई, पुलिस आ गई पुलिस। राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव का संचालन करता है? द स्टेट इलेक्शन कमीशन। मुझे आर्टिकल भी बता दीजिए, 243 के कैसे कितने में आपको देखने को मिलते हैं, फटाफट बताइए।
सर 243 के के में आपको देखने को मिलता है, 243 के के में आपको देखने को मिलता है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी पंचायतों के लिए, वरना 243 के ZA में आपको देखने को मिलता है म्युनिसिपैलिटीज के लिए। है दोनों में इलेक्शन कमीशन जिनकी बारे में अलग अलग व्याख्या है कि सिर्फ ऊपर वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका नगर पंचायत के लिए है और इसकी मैं बात करूं तो यह आपका म्युनिसिपैलिटीज के लिए है। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है किसके चुनाव करते हैं? सर पंचायत और नगर निगम के करते हैं। ये करेगा पंचायत करेगा, ये करेगा नगर निगम के। इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर के द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो गवर्नर के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा नियुक्ति होती है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, खींच के रखो, फुल मीटर खींच के रखो। निर्वाचन आयोग के पास निम्नलिखित में से कौन सी अर्ध न्यायिक शक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वासी जुडिशियल पावर डज द इलेक्शन कमीशन है? इलेक्शन कमीशन जो हमारा होता है इसके पास एक क्वासी जुडिशियल पावर है, वो कौन सी है? ठीक है, चलो फटाफट बताएंगे कौन सा आपको देखने को मिलता है। तगड़े तरीके से खींचो मीटर। ठीक है, चलो सर आप बहुत अच्छे हैं भाई, आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं। अरे घबराइए मत, टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ आज मिल जाएगी, टेंशन फ्री रहिए। इतना ही चाहते हैं तो एक बार भाई सब मिलके क्लास को लाइक ही कर दो, हमारा भी थोड़ा सा ये हो जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि बाल करने अच्छा लग रहा है। लाइक जब क्लास खत्म करता हूं देखता हूं कम लाइक आए हैं तो ऐसा लगता है कि अरे भाई और चीजें शायद करनी पड़ेंगी हैं। देखो, चुनाव विवादों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट करते हैं, उम्मीदवारों की योग्यता पर सलाह देते हैं, राजनीतिक दलों के विभाजन को मान्यता देते हैं। उपरोक्त सभी कार्य ऐसे हैं जो क्वासी जुडिशियरी पावर में इलेक्शन कमीशन करता है, जिसमें देखा जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं कि सामने वाला किया गया कार्य सही है या सामने वाला किया गया कार्य गलत है। ये सारे डिसीजन इसी माध्यम से लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स? जो वोटिंग एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह कब हुआ था? जो आयु है इसको कब घटाया गया था, इसके बारे में बगैर परेशानी के बताएंगे कि यह एज कब घटाई गई थी। करेक्ट आंसर 42, 52, 61, 73। 61वां संविधान संशोधन 1989 आपको देखने को मिलता है, जब आपकी वोटिंग एज रिड्यूस की जाती है 21 से 18। इस समय जो हमारे पीएम थे वो कौन देखने को मिलते थे? मार्ट साहब, इस समय जो हमारे पीएम थे उनका नाम था राजीव गांधी जी, जिनके द्वारा ये कार्य किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके अंदर सर्वाधिक परिवर्तन किए गए थे 1976 में, 52 में, 1985 में, दल बदल इसी में शामिल हुआ था, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में 24 तारीख को 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। इसके अंदर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलता है। कौन सा कदम सही है? कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट के बारे में आपको पूरा बताना है, खोल के मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, फिर इसके बारे में सही गलत का चयन करूंगा। फटाफट आप इसको नोट करिए, फटाफट से लेवल पर आप इसको नोट कर लीजिए, कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब खत्म होने वाली है। अरे पिटोगे का लल्ला, खत्म कुछ नहीं होगा, क्लास चलेगी लगातार, एक तरफा क्लास लूंगा, क्या बात कर रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा। निर्वाचन आयोग बहुसदस्य निकाय है, मल्टी मेंबर है, सही है ये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की शक्तियां समान है, बिल्कुल नहीं है। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, ना, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करते हैं कौन सा कथन सत्य है, सर पहला स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, चलिए ठीक है, पहला स्टेटमेंट सत्य है, बाकी स्टेटमेंट सत्य नहीं। निर्णय बहुमत से नहीं लिए जाते, मेजॉरिटी से नहीं लिए जाते। कुछ डिसीजन सिंगल भी लिए जा सकते हैं, अगर एक व्यक्ति चाहेगा तो भी डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की शक्तियां समान नहीं होती, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास शक्तियां ज्यादा है।
दिमाग लगा लो थोड़ा सा। अब एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा कॉमन, तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें, क्या अगर तुम्हें एक जो मेन है जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हो, कमिश्नर आप कह रहे हो, जब ये व्यक्ति इन दोनों की पार्किंग लगवा सकता है तो तुम्हें लग रहा है कि सत्य समान है? बाबू अभी पीछे एक सवाल करा था ना जिसमें मैंने समझाया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो बाकी दोनों की सिफारिश कर सकता है कि इनको हटा दो इनके पद से, राष्ट्रपति जाके कह सकता है। तो तुम मुर्दे की तरह इस सवाल को बढ़ते क्यों नहीं हो, तुम दिमाग क्यों नहीं लगाते? बात आई समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही तो मुझे आप लोगों के अंदर चाहिए, यही तो सेंस मुझे चाहिए आप में। अब हो गया ना, सबका आंसर है? ठीक है चलिए, ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा किसे प्रदान की जाती है? प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा किसे प्रदान की जाती है इसके बारे में बताइए। कोई व्यक्ति अगर वोट नहीं डाल पाता, अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल पाता तो उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति जाके वोट डाल सकता है, कोई व्यक्ति उसके स्थान पर जाके वोट डाल सकता है। इस चीज को प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में आप मुझे बताइए, ये चीजें आपको किस प्रकार से देखने को मिल जाती हैं प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में। चलिए, प्रॉक्सी वोटिंग किसको मिलती है? मतलब कॉमन सी बात है, ठीक है। अब है कह रहा है चिल्लाओ मत, मांजा मांजा, ठीक है। अरे डी नहीं होगा भाई, तुम्हारी किताब में डी हो रखा है, मुझे पता है, मुझे किताब का एडिशन भी पता है, पर आंसर उसका ये है। हु हैज द फैसिलिटी ऑफ द प्रॉक्सी वोटिंग? वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉक्सी लग जाती है। वरिष्ठ नागरिकों की प्रॉक्सी कभी नहीं लगती, कभी बहम में हो किसी में ना, डिसेबल्ड की लगती है। इन लोगों के लिए अलग से बूथ क्रिएट कराए जाते हैं, वोट लेने के लिए एक अधिकारी भी जा सकते हैं। हाँ, सशस्त्र बलों के कर्मियों की प्रॉक्सी लग जाती है, इनकी प्रॉक्सी आपके लगाई जा सकती है। प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा केवल और केवल सशस्त्र बलों को होती है। सर आज एनआरआई डे है, कमाल की बात है, आज एनआरआई डे है क्योंकि आज 9 जनवरी है। हमारे यहां एक बहुत मजबूत आदमी हुआ करते थे जिनका नाम था गांधी जी, एम के गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। जलवा इस लेवल का था कि 1988 में लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां से वो लॉ की डिग्री लेकर आते हैं। यहां आकर उन्होंने काम शुरू किया तो काम बढ़िया नहीं चला, फिर उन्होंने सोचा तो क्यों ना विदेशों में जाके केस लड़े जाएं। तो एक मर्चेंट अब्दुल्ला उनके पास आते हैं 1993 में, कहते हैं जी हमारा केस लड़ लो, अफ्रीका में जाके कंपनी स्थापित करना, स्थापित नहीं होने दे रहे, चलो। इन्होंने कहा कि चल भैया फर्स्ट क्लास की टिकट करा दे, लेकर चल मुझे। पहुंचे वहां पर, वहां उन्होंने स्टेब्लिशमेंट कराया, थोड़ा जज तो थे ही जी अपने, तगड़ा काम था इनका। वहां जाके जी इन्होंने केस सॉल्व कर दिया। भैया इनकी वाह वाह की जी, क्या आदमी है, जोरदार आदमी। फिर इनको वहां से फंडिंग भी मिली, फंडिंग मिली तो ये फिर फर्स्ट क्लास की टिकट से जा रहे थे। वहां से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, रास्ते में पिट्सबर्ग पर रोक लिए। हाँ भाई मित्र, फर्स्ट क्लास में कैसे जा है? अंग्रेजी में कहा था कि हे ब्रदर, व्हाई आर यू गोइंग इन द फर्स्ट क्लास? This is the category that's not for the persons who are in the brown in color. You are brown मुंडा, you cannot go in the first class ticket. और वहां के कुछ अफ्रीकी लोगों ने इनको फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दिया कि जी तुम काले हो। इसी बात पे ये बिचल गए। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी, जिसके बाद इन्होंने वहां पर सत्याग्रह भी करे। इस चक्कर में इन्होंने टॉलस्टॉय में, फिनिक्स में अपने आश्रम भी स्थापित करे, और उन्हीं आश्रमों के चक्कर में ये बहुत ज्यादा फेमस रहे। 1901 में कलकत्ता में भी आए, जो कलकत्ता का सेशन हुआ दिनशा इल्दुलची वॉचा की अध्यक्षता में, वहां पर इन्होंने देखा कि कांग्रेस काम कैसे करती है, और उसी चक्कर में ये सीख गए कि ओफो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहां पर सीखना पड़ेगा सत्याग्रह। इन्होंने सत्याग्रह को सीखा, सत्याग्रह को सीखकर वहां इन्होंने 1906 में अनशन कर दिया, 1908 में जेल में डाल दिए, फिर वहां परेशान हो गए। उस चक्कर में फिर ये 1915 में 9 जनवरी को इंडिया लिए। इन्होंने कहा कि सबसे अच्छा हमारा देश, नाम है इसका इंडिया। प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश था। और उसके बाद भैया 9 जनवरी 1915 को उसी दिन से एनआरआई डे मनाया जाने लगा, क्योंकि एनआरआई डे के तौर पर ये हमारे गांधी जी सबसे तगड़े एनआरआई रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जो अपने एनआरआई रहते हैं, ये अगर एक वर्ष में 182 से अधिक दिन विदेश में नहीं रहते तो फिर ये एनआरआई नहीं रहते। ये भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। खैर छोड़िए, निर्वाचन आयोग किस आधार पर चुनाव स्थगित या रद्द कर सकता है? देखो निर्वाचन आयोग किन परिस्थितियों के अंदर किसी चुनाव को रद्द कर सकता है? लेवल हो सकते हैं, कई सारी परिस्थितियां हो सकती है जिसके अंदर निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। ये मैटर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं। कानून व्यवस्था समस्या है, कर सकते हैं रद्द। प्रमुख उम्मीदवार की मृत्यु होगी, कर सकता है। बाढ़, दंगे, प्राकृतिक आपदा, कर सकता है। उपरोक्त सभी मैटर्स में निर्वाचन आयोग चुनाव को रद्द कर सकता है। ये आपका पुलिस एक होता है ना, पुलिस व्यवस्था एक अलग से कानून वो है सब्जेक्ट, उसमें पूछा जाता है।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा को मौलिक अधिकार माना? नोटा एक मौलिक अधिकार है, नोटा का होना अनिवार्य है। नोटा इज अ फंडामेंटल राइट। इसके बारे में कहां पर चर्चा की जाती है? क्योंकि भाई ये राइट टू चॉइस में आता है। नोटा राइट टू चॉइस में आपको देखने को मिलता है, यह एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलिए आपको एक केस देखने को मिला था, पीयूसीएल वर्सेस इंडिया यूनियन 2013 का केस था। पीयूसीएल वर्सेस इंडिया यूनियन जो आपको देखने को मिलता है 2013 का केस था, उसी से रिलेट करता है आपका पुक्कल। पीयूसीएल आपका उसी से रिलेट करता है। पहले लाइक भी कर लो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। करेक्ट आंसर होगा पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। हु डिटरमाइन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलेक्शंस। देखो इसके अंदर एक लिमिट है, जो बच्चा मुझे लिमिट बता देगा मैं उसको तुरंत की तुरंत दरोगा घोषित कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि एक एमपी कितना खर्च कर सकता है, मुझे बताइए। एक एमएलए कितना खर्च कर सकता है? लेटेस्ट डेटा बताना 2025 का। 2025 का डेटा क्या कहता है? एक पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है? इन तीनों के बारे में मुझे बताओ। कमाल की बात है, मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई थी, क्योंकि मैं रीलबाजी तो करता नहीं हूं, रील वाले टीचर मैं हूं नहीं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप एक रील दिखा दो जिसमें मैंने रीलबाजी करी हो, मेरे खुद के चैनल पे आप मुझे एक रील दिखा दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे बताओ फटाफट से कि भाई यहां स्थिति आपको देखने को मिलती है, क्या समस्या आपको यहां देखने को मिल जाएगी, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताओ। एक कह रहा 20,000, वाह वाह वाह, ताली बजाओ इसके लिए। अबे यार तुमने बिल्कुल हद मचा रखी है। करेक्ट आंसर है, निर्वाचन आयोग इस चीज को देखता है। एमपी जो कर सकता है 90 करोड़ है मेजरली, बिग स्टेट्स में 95 पे जा सकता है, बिग स्टेट्स के अंदर 95 सीआर जा सकता है करोड़। एक एमएलए 40 करोड़ पर जा सकता है। पार्टियों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति दरोगा बनने के लायक नहीं है। कहा समझे, मेहनत लगेगा, बन जाओगे दरोगा। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार द्वारा अधिकतम कितना खर्च किया जा सकता है बड़े राज्यों में? 95 लाख। तो ये करोड़ में लिख दिया, अरे लाख है, सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ये लाख में है, लाख में है। मैं वही कह रहा था, ये क्या कर दिया, ये लाख में है, लाख में, लाख लाख, एक पर्सन, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, लाख में है। मैंने करोड़ में लिख दिया था, लाख में, लाख में, लाख में, लाख में, लाख में, लाख में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाख में, लाख में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए आवश्यक शर्त में से एक है? बताइए। ठीक है, चलिए फटाफट बताओ। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया है, इसके बारे में चर्चा करके बताएंगे। सर जीडी के लिए क्लास, जीडी के लिए क्लास नहीं, मैराथन होगी कल। फटाफट मुझे बताओ, इसके अंतर्गत मुझे बताइए, कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो हाँ, अरे यार वो गलती से यार करोड़ और लाख में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था। अच्छा अच्छा, हंसवाऊं? सिर्फ 5 करोड़ मिलता भी तो है, वो पार्टी फंड से मिलता है बाबू। लोकसभा चुनावों में 6% मत प्राप्त करना, ये कंडीशन, दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। जो आपको देखने को मिलती है, एक राजनीतिक दल बनाने के लिए दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें। ये लीजिए अगला सवाल, दल बदल विरोधी कानून किस अधिनियम में देखने को मिलता है? 10वीं अनुसूची में है। शुरुआत में तो ये दल बदल ही था 1985 में। दल बदल विरोधी कानून ये बनता है 1989 में। एंटी डिफेक्शन लॉ ये 1989 में बनता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। आगे हम बात करते हैं, लीजिए, राजनीतिक दलों को आयकर अधिनियम को की किस धारा के तहत कर छूट मिलती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट की कौन सी धारा है जो पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती है? पॉलिटिकल पार्टियों को किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना होता है, किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना होता है, इसके बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने इनकम टैक्स एक्ट भी आपको पढ़ा रखा है। कमाल की बात ये देखो कितना अच्छा आदमी हूं, इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ा रखा है। ठीक है, कितना अच्छा आदमी हूं। इनकम टैक्स एक्ट आपको मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि धारा 13A के तहत, ठीक है, धारा 13A के तहत आपको देखने को मिलता है कि भैया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स एग्जेम्पशन रहता है, टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती। ये आपको यहां देखने को मिलता है।
आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। निर्वाचन आयोग ने पहली बार किस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट पेपर की सुविधा शुरू करी थी? आपको जो देखने को मिलता है फैसिलिटी थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट पेपर, कि बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाएगा। ये आपको कहां देखने को मिली थी? ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए। ठीक है, बिना परेशानी के। एक बच्चा कह रहा है आप बहुत भयंकर रीलबाजी करते हो। भाई एक भी रील मैं ऑफिशियल हैंडल पे नहीं है, ना ही कोई और जो हैंडल है वो मेरा ऑफिशियल है। बच्चे बना रहे होते क्लास की रील काटते हैं। ठीक है, चलिए, अरे कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं बात करूं 2016 की बात है, 2016 में आप देखेंगे फैसिलिटी दी जाती है किस चीज की? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट पेपर की। बैलेट पेपर्स का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन दिया जाता है, जो आपको देखने को मिलता है। ये जो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट पेपर की सुविधा यहां पर दी गई थी। परफेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 2016। कौन सा? 2016 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र निकाय बनाता है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र निकाय बनाता है? इसके बारे में बात करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जा सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, करेक्ट है ये तो। दूसरा, सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किए जा सकते। सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी चेंज एडवर्सली। परफेक्ट है ये। आप किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को यह नहीं कह सकते कि तुम ये करो। अन्य आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। अब जो बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि तीनों में शक्तियां समान हैं, थोड़ी बुद्धि लगा के अगर मुझे बताओ, अगर तीनों में शक्तियां समान होती तो अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं। क्या ये शक्तियां समान हो गई? ठीक है, चलिए। ठीक है करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव आपको देखने को मिलता है। ऑल ऑफ द अबव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। एक बच्चा कह रहा है सर, किसी बच्चे ने आपका चैनल का जैसा क्लोन बना लिया था, उसके सब्सक्राइबर वगैरह आपसे ज्यादा हो गए थे, आपने फिर भी कुछ नहीं किया था। तो मैंने बताया था भाई, लोग फेक करा के बैठे होते हैं, इतने सारे लाइक बच्चों को बढ़ा लेंगे, ठीक है, इतनी सारी फेक लाइक बढ़वा लेंगे। उसके बाद इतना सब मुझे पता होने के बाद भी मैं इस तरीके की चीजें नहीं कराता। तो आप खुद समझ लीजिए मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। सच्चाई परमो धर्म। किस समिति ने निर्वाचन सुधारों पर बात की थी? देखो, अगर मैं बात करूं दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990, इसका काम यह था कि बैलेट पेपर्स के अंदर फोटो होनी जरूरी है, जिसकी वजह से जैसे ही बैलेट पेपर के अंदर फोटो होंगी तो वहां पर व्यक्तियों को पहचानना आसान होगा कि उनका वार्ड कौन सा है और उनको किस तरीके से कार्य करने हैं। तो वो दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 आपको देखने को मिलती है, जिसका काम आपको यही देखने को मिला था। ठीक है, सेम तारकुंडे कमेटी के साथ था, सेम आपका इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने भी सिफारिश यही की थी कि निर्वाचनों के अंदर सुधार होना चाहिए। उपरोक्त सभी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ऑल ऑफ द अबव परफेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट है, चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। राष्ट्रपति चुनावों में मतों की गणना किस पद्धति से की जाती है? बाय विच मेथड आर वोट काउंटेड इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोटों को कैसे गिनते हैं? बहुत बढ़िया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आप ये देखना, इसमें सांसदों के और विधायकों के चुनाव होते हैं। सांसदों तथा विधायकों के चुनाव इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। विधायकों के चुनाव इसमें देखने को मिलते हैं, विधायकों के चुनाव इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सांसदों के और विधायकों के चुनाव इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लास को लाइक कर लीजिए। हमारी संख्या कम है लेकिन हमारे जमीर में दम है, समझे? यही चीज होनी चाहिए। बताइए इसके बारे में। सर, पहले पास द पोस्ट सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है सांसद और विधायकों के लिए यूज होता है। इसमें केवल बाकी लोगों से बेहतर होना है, सबसे बेहतर नहीं होना। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, एकल संक्रमणीय, क्या एकल संक्रमणीय वोट को काउंट किया जा सकता है? सर, क्या एकल संक्रमणीय प्रकार की वोटों को काउंट किया जा सकता है? इसके बारे में आप मुझे बताइए। सर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मेथड होता है, ये काउंटिंग के लिए यूज नहीं होता, ये केवल लोगों के लिए यूज होता है। परंतु अगर मैं बात बताऊं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये काउंटिंग में यूज होता है, एक ही वोट को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? जो लोकसभा का चुनाव आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है
कि विच टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इज अडॉप्टेड इन लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस के अंदर किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, थैंक यू भाई। दीपक सर क्लास के अंदर आए हैं। दीपक सर रीजनिंग पढ़ा रहे होते हैं, कमाल के आदमी है, जोरदार आदमी है दीपक सर। और दीपक सर का कहना बढ़िया लग रहे हो। दीपक सर ने इसलिए ऐसा कहा कि जब दीपक सर ने लास्ट टाइम मुझे देखा था तब उन्होंने भी मुझे इसी में देखा था, और अब सर मुझे देख रहे हैं लगभग 15-20 दिन बाद ये मुझे देख रहे होंगे। आज भी मैं इसी में मुझे दीपक सर देख रहे हैं, इस वजह से दीपक सर का कहना है मैं बढ़िया लग रहा हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, सर की रीजनिंग का कोई तोड़ नहीं, आर पार की रीजनिंग पढ़ाते हैं सर। ठीक है, अगर मैं बताऊं विच टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इज अडॉप्टेड इन लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के अंदर किस प्रकार के जो सिस्टम है वो अपनाया जाता है, मैं जस्ट बता के आया हूं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफर वोट इसमें नहीं चलती। मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम ये यार साउथ अफ्रीकन है, इंडिया में नहीं ये चलता है। ठीक है, नहीं ना जी, समझिए और बताइए। सवाल नंबर 37 है, पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसे देता है। निर्वाचन आयोग अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसको देता है? आर्टिकल 103 में ये बात बताई जाती है। किसमें? आर्टिकल 103 में यह बात आपकी बताई जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए, आर्टिकल 103 क्या कहता है इस बारे में, फटाफट बताओ। देखो, अगर मैं सीधे तौर पर इसकी चर्चा करूं, आर्टिकल 103 की चर्चा करूं, तो टू होम डज द इलेक्शन कमीशन गिव द अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने का जो हिसाब किताब है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करके आप मुझे बताइए, बताओ। ठीक है, चलो। क्या राशन डीलर भी लोक सेवक है? बिल्कुल लोक सेवक नहीं है। राशन डीलर कैन नॉट बी लोक सेवक। राशन डीलर को पैसे नहीं मिलते सरकार से। यहां पर आप समझ रहे हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिफारिश करता है, स्वयं अयोग्य घोषित करता है नहीं, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सिफारिश करता है, फिर वो आगे वाले पर्सन को डिस्क्वालीफाई करते हैं। आर्टिकल 103 में राष्ट्रपति की क्षमताओं का वर्णन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करता है। अच्छा। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। परफेक्ट। निर्वाचन आयोग सांसदों की अयोग्यता तय करता है। परफेक्ट। मॉडल आचार संहिता लागू करता है। परफेक्ट। लेकिन ये आयोग राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा नहीं करता। विवादों का निपटारा कोर्ट में होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। देवशीन मांझा मांझा। ठीक है, अनुपम कह रहा है लोकसभा विधानसभा में शिक्षकों के चुनाव पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो दाऊ साहब किसी दिन पार्लियामेंट में मिलेंगे। निश्चित रही है अनुपम, मैं कहीं नहीं जा रहा छोड़ के, आपको दरोगा बनाए बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए। देखो, निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता तय करता है। बिल्कुल तय करता है, डिसाइड करता है कि कौन अयोग्य होगा, कौन नहीं होगा, कब होगा, कब नहीं होगा। परफेक्ट है। ठीक है, चलो। अरे देख लिया भाई, डिसाइड जो करता है डिस्क्वालिफिकेशन वही तो करता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने का काम इसी का तो होता है। ठीक है, चलो। सही तो, निर्वाचन राजनीतिक दलों के बीच, अच्छा कई बार यार विवाद को भी तो निपटा देता है, इसमें मुझे कोई गलत नहीं लग रहा। सही है, वो भी सही है, विवाद को निपटा देता है विवाद को। ठीक है, चलो बात को समझना दोबारा से। यार सवाल थोड़ा बढ़िया है, मैंने बुद्धि नहीं लगाई थोड़ी सी, वो थोड़ा सा बुद्धि में बह गया था ये बच्चे के कमेंट के चक्कर में। ठीक है, आप थोड़ा समझना। निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता तय करता है। डिसाइडेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी नहीं। इंग्लिश में पढ़ने पर मुझे समझ में आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। एग्जैक्टली जो एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन है इसको डिसाइड कौन करता है? डिसाइड तो सर प्रेसिडेंट करता है। एमपी के लिए प्रेसिडेंट काम करता है। भाई अगर हम बात करें एडवाइजरी करना इसका काम होता है। हाँ, सी होगा, एडवाइजरी इसका काम होता है। एडवाइजरी का जो काम होता है वो ईसीआई का है, ईसीआई का काम एडवाइजरी का है। ठीक है, ये परफेक्ट है। ठीक है, चलो करेक्ट है, आंसर सी होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में पहला आम चुनाव 51-52 में लड़ा गया था। जो भारत के अंदर पहला आम चुनाव था वो 51-52 के अंदर ही लड़ा गया था। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि निर्वाचन आयोग संविधान का प्रहरी है? इलेक्शन कमीशन वॉच डॉग आपने सुना है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए। सरपंच जी, दरोगा साहब को इग्नोर मत करिए, ऑफिशियल व्यू आपका स्वागत है। हम बताते हैं इसके बारे में, चर्चा करते हैं इसके बारे में। फटाफट लेवल पर मुझे बताइए ये स्टेटमेंट किसका है? टी एन शेषन कमीशन याद है?
उसी में शेषन साहब ने कहा था कि दिस इज द वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को बचाए रखना है तो चुनावों का होना आवश्यक है। संविधान को बचाए रखना है तो चुनावों का होना आवश्यक है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन, अरे भाई इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, अगर मतलब मान के चलो, अच्छा आप मुझे ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, जनरल मुझे पूछना कि अगर चुनाव हो तो चुनाव चिन्ह मुझे क्या लेना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि हाँ मेरी मन की इच्छा है कि चुनाव चिन्ह क्या हो, तो मैं चुनाव चिन्ह क्या रखना चाहूंगा बताइए। विजय वाहिनी को भूलना मत। आगे हम बात करते हैं, निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा यह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करा जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया और 1/3 विभाजन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। बहुत बढ़िया। 1/3 स्प्लिट प्रोविजन रिमूव करके इसको 2/3 स्प्लिट प्रोविजन बना दिया गया। 1/3 स्प्लिट प्रोविजन को हटा के इसको 2/3 बना दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया है। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर चुनाव चिन्ह सेव लेना। अबे रुक जा तू अभी। ठीक है, अभी रुक जा। ठीक है एक कह रहा है सर कट्टा लीजिएगा, कट्टा। बहुत बढ़िया, वो प्लास्टिक वाला कट्टा। एक बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ध्वज लेना। ओके, पेन पेपर लेना। ठीक है सर, जीएस चिन्ह लेना। ये होती है बातें। मैं चुनाव चिन्ह, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। ठीक है, करेक्ट आंसर 91 संविधान संशोधन 2003 में आप यहां पर देखेंगे, ये आपको देखने को मिलता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में आप देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ आपका आया और इसके अंदर इसको दल बदल विरोधी कानून के तौर पर पहले घोषित किया जा चुका था। और इसमें कहा जाता है कि 2/3 सदस्य अगर एग्री होते हैं तो यह संभव है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी ठहराए गए सांसदों विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लिया था। एक केस आपको देखने को मिलता है, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का। यार ये एनटीपीसी का क्वेश्चन डल गया है यहाँ पे। मैं सवाल देख के बता देता हूं किस एग्जाम में, सवाल की शक्ल देख के बता देता हूं ये किस पेपर में आ रखा है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में मुझे बताइए कौन सा केस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो कब का केस है, कैसे है। 2025 में आया था, लिली थॉमस का केस था। लिली थॉमस का केस था, उसे यूनियन ऑफ इंडिया था, सजा हो रखी थी इनको, लिली थॉमस को सजा हो गई थी। तो धारा 8 का 2 लगेगा, धारा 8 का 2 लगेगा, सजा मिल रखी थी। 2013 का केस था, इनको अयोग्य ठहरा दिया गया था। लिली थॉमस को अयोग्य ठहरा दिया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लिली थॉमस बनाम भारत संघ का केस था, लिली थॉमस बनाम भारत संघ का केस था। परफेक्टली याद रखना। अगला सवाल ये रहा, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता कब से लागू होती है। फ्रॉम व्हेन डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशूड बाय इलेक्शन कमीशन केम इनटू फोर्सेस। बताइए, चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही, तिथि की घोषणा होते ही, नामांकन का दाखिल होने की तिथि से, सर चुनाव की तिथि घोषित होने से, जैसी अनाउंसमेंट होती है डेट की, चुनाव की जैसे ही डेट अनाउंस होती है तुरंत आचार संहिता लागू हो जाती है। तुरंत आचार संहिता आपकी लागू हो जाती है, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर था 43वां। ठीक है, 43वां। आगे हम बात करते हैं 44वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय निकाय है, सच है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन संचय निधि पर है, ओके। निर्वाचन आयोग संविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, नहीं, ये गलत है। स्टैच्यूटरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब क्या है, संवैधानिक है, ट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संवैधानिक आपको देखने को मिलता है, संवैधानिक आपको देखने को मिल जाता है, संवैधानिक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बहुत विशेष निवेदन आपको देखने को मिल रहा है मेरा, पहले ये सवाल और करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के दौरान किस प्रकार के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। भाषा के आधार पर, जब, ठीक है, विच टाइप ऑफ कैंपेन कैन बी बैंड बाय इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शन। धर्म, जाति, भाषा, तीनों के आधार पर, इनमें विभाजन करने के आधार पर अगर कोई कोशिश करता है तो उस पर रोक लगाई जाती है। अच्छा, यहां बात समझना, बहुत प्यार से मैं बता रहा हूं कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जितने बच्चे क्लास के अंदर हैं, अगर आप रेगुलर आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे मुझे बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं इस सीरीज को, जो विजयी भव सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसको हम साथ मिलकर पूरा कर पाते हैं। कदम बढ़ाओ साथी, हमें चलना भी है, चलते चलते इस दिन को ढलना भी है। आप लोगों के लिए ही मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था और आप लोगों के साथ ही मैं सीरीज को कंप्लीट भी करूंगा। हमारे यहां सीरीज खत्म नहीं होती, हमारे यहां सीरीज कंप्लीट होती है।
तो मेरी ये मन की इच्छा है मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर ही सीरीज को कंप्लीट करूं। तो कृपया करके आप रोज आया करिए। ये सीरीज आपको देखने को मिलती है रात को 9 बजे, जिस समय कोई और लाइव नहीं होता, जिस समय आपको कोई और पेपर में पढ़ने नहीं जाना पड़ता, जिस समय आपको कहीं और कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती। तो विजय भव सीरीज में आप रेगुलरली आया कीजिए। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। बताइए वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त हैं? एज ऑफ 24 आपको 6 राजनीतिक दल आपको देखने को मिलते हैं। और ये कौन कौन से राजनीतिक दल हैं आपके वर्तमान में? बीजेपी आपको देखने को मिलता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस देखने को मिलती है, आम आदमी पार्टी देखने को मिलती है, और बहुजन समाज पार्टी देखने को मिलती है, और आपको देखने को मिलती है आपकी जो है नेशनल पीपल्स पार्टी आपको देखने को मिल जाती है, नेशनल पीपल्स पार्टी आपको देखने को मिलती है, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलती है, मार्क्सिस्ट। ये आपकी पार्टीज हैं जो वर्तमान में दर्जा प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा 6 पार्टियां आपको देखने को मिल जाती हैं। ये रहा आज की क्लास का अंतिम सवाल। किस समिति ने विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस? निम्नलिखित में से किस समिति ने राज्य वित्त पोषित चुनावों की सिफारिश की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस? इंद्रजीत गुप्त, दिनेश, संताराम, और भी दोनों। यही आपका आज का सवाल था। इसके बाद थैंक यू। सवाल का जवाब इसका जरूर देना, उसके बाद ही चीजें आपकी क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बेहतरीन चीजें आपकी रहने वाली हैं जो बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहा है सर वो सर भी लाइव है, वो सर भी अपने मित्र हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, उनसे भी बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से है। ठीक है, तो आप रेगुलरली आया कीजिए। आपको मन से वादा है कि जो चीज होगी आपके हक में होगी, बेहतरीन होगी। समर्थन आपका बना रहना चाहिए, बाकी चीजों को मना लिया जाएगा, करा लिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। आपके सिलेक्शन में इस बार नाम अगर होगा तो भौका। ठीक है, चलो तो ये आपको जो विजयी भव सीरीज देखने को मिल रही है, इससे रेगुलरली जुड़िए, चीजों को समझिए। और जो अभी तक आप बच्चों ने लाइक नहीं की है, भाई लाइक करिए फटाफट। ऐसे कैसे चलेगा ना भाई, इस क्लास को फटाफट से लाइक करके माहौल को पूरा खींच के रखिए। चीजें इस तरीके से थोड़ी चलेंगी, खींच के चलेंगी चीजें। ठीक है, लाइक कर लीजिएगा। और दूसरा अगर मैं बात बताऊं बच्चे, ये जो सीरीज आपको देखने को मिल रही है बीएनएसएस की क्लास, अब मैं आपकी स्टार्ट करूंगा। कितनी मिनट बचेंगे? 5 मिनट बची हैं। 5 मिनट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कौन सी क्लास? सर बीएनएसएस की क्लास हम स्टार्ट करेंगे रात के 10:30 बजे। आलकस में मत सो जाना, ये मत सोचना कि अरे क्या ही फर्क पड़ेगा, सुबह देख लूंगा। नहीं, लाइव आना। 1 घंटे की क्लास लेंगे, 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। कल भी हमने ली थी, आज भी ली थी। और यूपी जीके की जो क्लास थी, उम्मीद करता हूं वो आपने ले ली होगी। जो शाम को 7 बजे वाली क्लास होती है, ये आपने पढ़ ली होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको ये देखने को मिलती है, यूपी जीके की प्लेलिस्ट। इसको भी आप जरूर देखना। ठीक है, इसको भी आप जरूर देखना, तगड़े बच्चे हैं आप। पीडीएफ आप सभी की मिल जाएगी जीताना जीएस पर। तब तक आप बीएनएसएस की क्लास पे लाइक कर देना। आज मैं बीएनएसएस के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।